हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमारा लाइट में दो तीन जो मिसलेनियस टॉपिक है वो बच रहे हैं, वो हम आज की क्लास में कंप्लीट करके जो हमारा लाइट वाला चैप्टर है उसके पूरे एमसीक्यू कर लेंगे। इसमें फर्स्ट है हमारा ह्यूमन आई। जो ह्यूमन आई है उससे रिलेटेड जो भी हम कह सकते हैं कोई भी डिजीज़ होती हैं कि किसी को दूर से दिखता है, किसी को पास से दिखता है, तो उसके लिए कौन से लेंस यूज़ किए जाते हैं, तो उन सब के जो क्वेश्चंस हैं वो हम देखेंगे। फर्स्ट है, इन द नॉर्मल आई the distance of the retina from the eye lens is 2.5 centimeter. The power of the eye lens when it is focused at its near point 25 centimeter from the eye is कि जो सामान्य आँख है, नॉर्मल आई है, उसमें रेटिना की जो लेंस है, जो ह्यूमन आई लेंस होता है, उससे दूरी है 2.5 सेंटीमीटर। कितनी दी है? 2.5 सेंटीमीटर। और जब आँख लेंस जो हमारा आई लेंस है वो अपनी निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर संकेंद्रित किया जाए तो उस समय आँख लेंस की शक्ति कितनी होगी? तो जब रेटिना की आई लेंस से दूरी है 2.5 सेंटीमीटर, तो इसका अर्थ ये है कि इसकी फोकस दूरी कितनी है? वी इज इक्वल टू कितना है? 2.5 सेंटीमीटर। क्योंकि हमारे जो आँख होती है उसमें इमेज बनती है रेटिना पर, और लेंस से लेकर जहाँ पर इमेज बनती है वो हमारी प्रतिबिंब दूरी होती है। तो v इज इक्वल टू कितना है? 2.5 सेंटीमीटर। और 25 सेंटीमीटर पर जो है हमारी वस्तु रखी है, उस पर संकेंद्रित किया गया है। इसका अर्थ है कि u यहाँ पर कितना है? 25 सेंटीमीटर है। यहाँ से हम पहले फोकस दूरी निकालेंगे और उसके बाद हम क्या निकाल सकते हैं? c। p इज इक्वल टू क्या होता है? 1/f। और 1/f इज इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/u। ये लेंस फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन जब हमें p निकालना है तब हम फोकस दूरी किस में लेंगे? मीटर में लेंगे। तो हमारी सारी यूनिट मीटर में होनी चाहिए। तो इसको भी जब हम मीटर में चेंज करेंगे तो इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये किस में हो जाएगा? मीटर में हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2.5 डिवाइड, ये मीटर में हो गया, इसको भी 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? मीटर में हो जाएगा। अब ये वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 2.5, और यू हमारा माइनस में होगा क्योंकि लेंस के सामने जो है वस्तु रखी है, तो ये प्लस 100 डिवाइड बाई 25। और यहाँ से इसको सोल्व करने पर p इज इक्वल टू आएगा 44d। कितना आ जाएगा? 44d, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट एंटर्स द आई फ्रॉम। प्रकाश आंख में कहाँ से प्रवेश करता है? जो लाइट आ रही होती है वो हमारी आंख में कौन से भाग से प्रवेश करती है? तो वो प्रवेश करती है कॉर्निया से। लाइट कहाँ से एंटर करती है आंख में? कॉर्निया से एंटर करती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट साइटनेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज। निकट दृष्टि दोष को और क्या कहा जाता है? तो निकट दृष्टि दोष का दूसरा नाम है मायोपिया। जो निकट दृष्टि दोष होता है उसको मायोपिया भी कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि जो व्यक्ति है जिसको निकट दृष्टि दोष है उसको दूर की वस्तुएं जो है कम दिखाई देती हैं। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तुएं, जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, वो क्लियरली नहीं दिखाई देते हैं। वो क्या दिखाई देते हैं? कम दिखाई देंगे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया निकट दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है कि इसमें जो इमेज बनती है, इमेज रेटिना पर बनती है, लेकिन इसमें जो इमेज होगी वो रेटिना से पहले बन जाएगी। इमेज रेटिना से पहले बन जाएगी। तो इस दोष को क्या कहा जाता है? निकट दृष्टि दोष। और इसके लिए यूज में लिया जाता है अवतल लेंस। अवतल कॉनकेव लेंस जो है इसके उपचार के लिए काम में लिया जाता है, क्योंकि अवतल लेंस क्या करता है? किरणों को फैला देता है। तो ये क्या करता है? डाइवर्स करने का काम करता है। तो जो इमेज पहले बन रही है रेटिना से, वो अवतल लेंस का यूज करके कहाँ पर बनने लगती है? रेटिना पर बनने लगती है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? निकट दृष्टि दोष को हम क्या कहते हैं? मायोपिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट, फॉर ए पर्सन विथ हाइपरमेट्रोपिया और फार साइडनेस द नियर पॉइंट इज फार्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल नियर पॉइंट। जो किसी व्यक्ति को यदि हाइपरमेट्रोपिया या दूरदृष्टि दोष है तो उस व्यक्ति के लिए जो निकट बिंदु होगा वो सामान्य निकट बिंदु से कितनी दूरी पर होता है? तो ये डिस्टेंस होती है 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओवल स्पॉट इन द ह्यूमन आई इज द एरिया ऑफ बेस्ट विजन। मानव आंख में अंडाकार स्थान सबसे अच्छा दृश्य क्षेत्र है। तो एक जो मानव आंख होती है उसमें येलो ओवल स्पॉट होता है, पीले कलर का। पीले कलर का एक अंडाकार स्थान होता है, वहां पर जो है कोई भी वस्तु हमें एकदम क्लियरली दिखाई देती है। हम कहें कि हाईएस्ट क्लियरनेस जो है वो इसी पॉइंट पर होती है। क्या हो जाएगा? हाईएस्ट क्लियरनेस।
सबसे एकदम स्पष्ट रूप से यदि यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है किसी वस्तु का तो हमें हाईली क्लियर दिखाई देती है। तो क्या हो जाएगा, येलो कलर का एक ओवल स्पॉट होता है रेटिना के पास में, कहाँ पर होता है, नियर द जो रेटिना का सेंटर होता है वहाँ पर ये उपस्थित होता है। तो इसमें हो जाएगा येलो ओवल स्पॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एबिलिटी ऑफ द आई टू फोकस ऑन बोथ नियर एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स बाई एडजस्टिंग इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड द ऑफ द आई। आंख की दोनों निकट और दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को आंख की क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है आंख की समायोजन क्षमता। क्या कहते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ द, ये होता है आंख की समंजन क्षमता। ये इसने हिंदी ट्रांसलेशन जो है थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है। क्या होता है, समंजन क्षमता होता है, आंख की समंजन क्षमता कहा जाता है अकोमोडेशन ऑफ द आई। कि जब आंख दूर की वस्तुओं को देख रही है और निकट की वस्तुओं को देख रही है, उसके बाद भी जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ पर बन रहा है, रेटिना पर बन रहा है। तो वो क्या कर रही है, फोकस जो होता है उसको एडजस्ट कर रही है दूर की वस्तु के लिए और पास की वस्तुओं के लिए। तो इस जो ये एडजस्टमेंट किया जाता है फोकस दूरी का आंख के द्वारा, इसको कहा जाता है अकोमोडेशन ऑफ द आई, आंख की समंजन क्षमता, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है लेंसेज आर यूज्ड बाय पीपल सफरिंग फ्रॉम मायोपिया। मायोपिया से जो ग्रस्त व्यक्ति हैं उनके द्वारा कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है। तो मायोपिया कौन सा होता है, निकट दृष्टि दोष। तो इसमें कौन सा काम में लिया जाता है, इसमें कॉनकेव लेंस यूज में लिया जाता है, क्योंकि इसमें इमेज रेटिना से पहले बनने लगती है तो उसको हमें डाइवर्स करके रेटिना पर बनाना है। तो इसके लिए अवतल लेंस यूज में लिया जाएगा, कॉनकेव लेंस। नेक्स्ट है ए डिसऑर्डर इन विच ए पर्सन कैन नॉट सी ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड। एक विकार जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है उसे क्या कहा जाता है। जो दूर की वस्तु को नहीं देख सकता उसको कहा जाता है मायोपिया। क्या कहते हैं, मायोपिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड इन द आई ऑफ ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम लॉन्ग साइटनेस। दूरदृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित व्यक्ति की आंख में वस्तु की छवि कहाँ बनती है। तो दूरदृष्टि दोष में रेटिना के पीछे इमेज बनती है, कहाँ बनती है, रेटिना के पीछे बनती है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। और जब रेटिना के पीछे इमेज बनती है तो इसको हमें क्या करना है, कन्वर्ज करना है, हमारी इमेज को क्या करना है, रेटिना के ऊपर लेके आना है। तो इसके लिए जो है उत्तल लेंस काम में लिया जाता है, उत्तल कॉन्वेक्स लेंस काम में लिया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है लेंसेज आर यूज्ड बाय पीपल सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है। तो कौन से का करते हैं, उत्तल लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंसेज विथ टू फोकल लेंस आर यूज्ड बाय पर्सन्स सफरिंग फ्रॉम। कि दो फोकल लंबाई वाले लेंस का उपयोग किन व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। तो दो फोकल लंबाई वाले लेंस का प्रयोग किया जाता है जिनको मायोपिया भी हो और हाइपरमाइट्रोपिया भी हो, कि ना तो उनको पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं ना दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार के जो लेंस होते हैं उनको बाईफोकल लेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्विफोकसी लेंस, बाईफोकल लेंस। इसमें क्या होता है कि इसका जो अपर पार्ट होता है, ऊपर का जो भाग होता है, वहां पर इसमें कॉनकेव लेंस यूज में लिया जाता है। कौन सा होता है, कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस। और जो लोअर पार्ट है इसका, जो नीचे का भाग होता है, उसमें लिया जाता है कॉन्वेक्स मिरर। उसमें क्या लगा दिया जाता है, सॉरी मिरर नहीं, लेंस, कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है, उत्तल लेंस। तो एक ही जो हम कह सकते हैं कि एक ही स्पेक्टिकल्स में दो तरीके के लेंस उसमें लगा दिए जाते हैं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। नेक्स्ट है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, प्रकाशिक उपकरण। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के हम क्वेश्चंस देखें तो फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिकल डिवाइसेस कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस ए पैरेलल बीम ऑफ रेज फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल उपकरण प्रकाश के बिंदु स्रोत से समानांतर किरणों की बीम उत्पन्न करने के लिए उपयोग लिया जाता है। यदि हम इसकी बात करें तो इसमें यह कह रहा है कि एक पॉइंट से कोई प्रकाश आ रहा है और उसको बाद में वो समानांतर किरणों में चेंज कर दे, पैरेलल बीम ऑफ रेज में जो है चेंज कर दे। तो ये काम करता है, इसमें करेगा उत्तल लेंस और अवतल दर्पण। कौन सा होता है, उत्तल लेंस और अवतल दर्पण, ऑप्शन बी, बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट है एन ऑप्टिकल डिवाइस वाई हैज ए पॉजिटिव फोकल लेंथ वाई इज।
एक ऑप्टिकल उपकरण y की सकारात्मक फोकल लंबाई है। तो y क्या है? तो पॉजिटिव फोकल लेंथ होती है। यदि हम मिरर की बात करें तो कौन सा होता है? कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा होता है? कॉन्वेक्स मिरर। और लेंस की बात करें तो लेंस में भी कौन सा होगा? कॉन्वेक्स लेंस होगा। कॉन्वेक्स लेंस। तो दोनों ही कंडीशन में मिरर में भी कौन सा होता है? उत्तल दर्पण होता है, और लेंस भी कौन सा होता है? उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों की फोकस दूरी क्या होती है? पॉजिटिव। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन सी, इधर ए कॉन्वेक्स लेंस और ए कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट है एलईडीज एंड सीएफएल्स आर रिप्लेसिंग ऑर्डिनरी बल्ब्स फॉर इल्यूमिनेशन ड्यू टू। एलईडी और जो सीएफएल है उनको हम प्रकाश व्यवस्था के लिए सामान्य बल्बों से प्रतिस्थापित कर रहे हैं। तो उसका कारण क्या है? तो जो सामान्य बल्ब होते हैं वो एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, उसमें एनर्जी का कंजम्पशन क्या होता है? ज़्यादा होता है। लेकिन जो एलईडी और सीएफएल हैं वो एनर्जी को कम यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होगा? एनर्जी का कंजम्पशन कम होता है। तो ये क्या होते हैं? एनर्जी एफिशिएंसी इनमें अधिक होती है। ये क्या होते हैं? ऊर्जा दक्ष होते हैं। तो इसकी वजह से इनको क्या किया जा रहा है? जो हमारे नॉर्मल बल्ब होते हैं उनसे इनको रिप्लेस कर रहे हैं। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज डिवाइसेज यूजेस ओनली कॉन्वेक्स लेंस। इनमें से कौन सा उपकरण केवल उत्तल लेंस का उपयोग करता है? फर्स्ट है कार की हेडलाइट, इसमें होता है अवतल लेंस। टॉर्च, इसमें भी नहीं होगा। नेक्स्ट है सूक्ष्मदर्शी, तो माइक्रोस्कोप में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसमें करते हैं? माइक्रोस्कोप में। नेक्स्ट है वाइल वाचिंग 3D मूवीज इन द थिएटर वी हैव टू वियर स्पेशल ग्लासेस बिकॉज। थिएटर में जब हम 3D फिल्म देखने जाते हैं तो वहां पर हमें क्या दिए जाते हैं? वहां पर स्पेशल ग्लासेस दिए जाते हैं। तो वो उनको क्यों पहनना पड़ता है हमें? तो इसकी हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो 3D फिल्म होती है उनमें कुछ अलग प्रकार के रंगों का प्रयोग करते हैं, जिनको हम नॉर्मल अपनी आंखों से जो नॉर्मल हम देखते हैं उनमें उन आंखों को उन कलर को हम नहीं देख पाते हैं। और जो हम वहां पर ग्लासेस लगाते हैं उनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? जो अलग कलर यूज किए गए हैं उनको हम देख पाते हैं, इसलिए हमें वो क्या दिखते हैं? 3D विजुअल्स जो है हमें दिखाई देते हैं। अब ऑप्शंस देखते हैं। पहला है चश्मे हमारी बाईं और दाईं आंखों को अलग अलग छवियां देखने की अनुमति देते हैं। तो ये तो नहीं होगा। बी दिया है 3D फिल्में विशेष रंगों का उपयोग करती हैं। ठीक है, जिन्हें मानव आंखों द्वारा महसूस नहीं किया जा सकता। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा कि 3D फिल्म में क्या होता है? कुछ अलग कलर जो है यूज किए जाते हैं, जो कि हम यदि नॉर्मल देखें अगर आंखों से तो हमें नहीं दिखाई देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज यूज इन पेरिस्कोप। पेरिस्कोप में किसका उपयोग किया जाता है? तो पेरिस्कोप में यूज किया जाता है समतल दर्पण का, प्लेन मिरर का यूज किया जाता है पेरिस्कोप में। तो इसमें क्या हो जाएगा? आंसर ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एन ऑप्टिकल लेंस। निम्नलिखित में से किसमें ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है? अब इसमें पहला दिया है पेरिस्कोप, सेकेंड है टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप, स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप इसमें हो जाएगा। स्टेथोस्कोप का हम यूज किस लिए करते हैं? इसका हम यूज करते हैं जो हमारी हार्ट की साउंड होती है या जो लंग्स की साउंड होती है उन सबको सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का यूज किया जाता है। तो इसमें किसी प्रकार का कोई ऑप्टिकल लेंस काम में नहीं आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है डिस्पर्सन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इससे पहले हम लाइट का रिफ्लेक्शन देख चुके हैं, परावर्तन और रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। परावर्तन और अपवर्तन के क्वेश्चंस हम देख चुके हैं। अब ये क्या है? डिस्पर्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या एक तरह से प्रकाश को फैलाना। क्या करना? प्रकाश को फैलाना। इसके हम क्वेश्चंस की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है द स्प्लिटिंग अप ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कंपोनेंट्स एज इट एंटर्स ए ग्लास प्रिज्म इज कॉल्ड। कि एक प्रिज्म है हमारे पास और उसमें जब प्रकाश किरण जाती है उसके बाद वो 7 घटक में विभाजित हो जाती है। किसमें? मतलब वो 7 अलग अलग उसमें हमें घटक देखने को मिलते हैं, जिनको हम किस नाम से जानते हैं? विबग्योर के नाम से जानते हैं। एक लास्ट में आर और आ जाएगा। तो वो इसको 7 घटक में या 7 कंपोनेंट में तोड़ देता है। इसको कहा जाता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रेनबो इज फॉर्म्ड बाय वाटर ड्रॉपलेट्स सस्पेंडेड इन द एटमॉस्फेयर आफ्टर द रेन शावर। कि बारिश होने के बाद जो वातावरण में पानी की बूंदें उपस्थित रहती हैं उनके द्वारा क्या बनता है? इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो ये कह रहा है कि द फिनोमिना रेस्पॉन्सिबल फॉर अकरिंग ऑफ रेनबो कंसिस्ट ऑफ। इंद्रधनुष बनने की प्रक्रिया में इनमें से क्या शामिल है?
तो इंद्रधनुष बनने के लिए उसमें एक तो अपवर्तन होता है, उसके अलावा जो हम कह सकते हैं कि प्रकाश का फैलना होता है, उसके में क्या होता है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ठीक है, और उसके अलावा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो 3 चीजें होती हैं, कौन कौन सी, अपवर्तन, उसमें डिस्पर्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इसमें ऑप्शन ए दिया है, ए कॉम्बिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन, डिस्पर्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कि उसमें क्या होगा, प्रकाश की बूंद में, जो पानी की बूंद है उसमें प्रकाश जब एंटर करता है तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें अपवर्तन होगा। फर्स्ट थिंग क्या होगी, अपवर्तन हो गई। उसके बाद ये यहाँ पर टकराएगा, यहाँ से ये क्या होगा, वापस परावर्तित होगा, यहाँ पर इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। और जब ये यहाँ से बाहर निकलेगा इस बूंद से, तब वो अलग अलग घटकों में टूट जाएगा। तो यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, डिस्पर्शन यानी कि फैलाव हो रहा है, ये इसको हम वर्ण विक्षेपण कह सकते हैं। तो इसमें हो जाएगा आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑर्डिनरी गैसेस डू नॉट शो डिस्पर्शन विथ विजिबल लाइट, दिस इज बिकॉज द वेलोसिटीज ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ विजिबल लाइट आर। जो अधिकांश सामान्य गैसें होती हैं वो दृश्यमान प्रकाश के साथ वर्ण विक्षेपण नियम नहीं दिखाती हैं, प्रसार नहीं दिखाती हैं। उनमें क्या होता है, अलग अलग जो है घटकों में नहीं टूटता है प्रकाश। इसका कारण यह है कि जो दृश्यमान प्रकाश है, दृश्यमान प्रकाश की विभिन्न तरंगदैर्ध्य वाली तरंगे हैं, वो प्रसार की गति उसमें कितनी होती है, तो उनकी गति लगभग जो प्रकाश का वेग होता है उसके समान होती है, ऑलमोस्ट द सेम एज सी, लगभग सी के बराबर होती है, इसलिए उनमें हमें डिस्पर्शन देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट है, व्हेन व्हाइट लाइट इज पास्ड थ्रू ए प्रिज्म इट अंडरगोज डिस्पर्शन, द एंगल ऑफ डेविएशन इज, कि जब सफेद प्रकाश को हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो क्या करता है, प्रसार करता है, या उसमें क्या होता है, वर्ण विक्षेपण होता है। तो वहां से जब वो किरणें बाहर निकलती हैं तब उनमें हमें एक विचलन कोण देखने को मिलता है, एंगल ऑफ डेविएशन। तो वो उसके तरंगदैर्ध्य से किस प्रकार संबंधित होगा, तो वो होता है, जो प्रकाश है उसकी तरंगदैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। कैसा होगा, तरंगदैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है एंगल ऑफ डेविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ इंडिगो, ग्रीन, ऑरेंज एंड येलो कलर्स विच कलर हैज द लीस्ट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। इंडिगो, हरा, नारंगी और पीला रंग जो है, इनमें कौन सा रंग सबसे कम अपवर्तनांक वाला होता है। तो यदि हम इनके अपवर्तनांक की बात करें, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की, तो जो लाल कलर होता है उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है, जो 7 कलर हमें दिखाई देते हैं, और जो वॉयलेट कलर है उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है। तो इसका जो कलर है, ये इसका सिक्वेंस हम जानते हैं क्या होता है, विबग्योर, क्या होता है, विबग्योर। और इस तरफ जब जाएगा तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम होता जाता है, ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का क्या है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। सबसे ज़्यादा वॉयलेट का है, सबसे कम किसका है, इसमें रेड कलर का है। अब हमें कौन कौन से कलर दे रखे हैं, हमें दे रखा है इंडिगो, इंडिगो, ग्रीन, ऑरेंज और येलो। तो इनमें सबसे कम किसका होगा, तो इसमें ऑरेंज कलर का अपवर्तनांक सबसे कम होगा, किसका हो जाएगा, ऑरेंज कलर का, नारंगी रंग। नेक्स्ट है, इट इज फाउंड दैट ड्यूरिंग डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ए ग्लास प्रिज्म द मोर ए कलर कंपोनेंट इज बेंट, the more is the refractive index of the glass for the color component. If mu y, mu v and mu z are refractive indices for yellow, violet and green lights respectively, then which of the following relations between them is correct? ये कांच का प्रिज्म है, उसमें से सफ़ेद प्रकाश गुजरता है और वो उसको जो है उसके घटकों में तोड़ देता है। तो इसके हमें 3 घटक यहाँ पर दिए गए हैं, म्यू वाई, म्यू वी और म्यू जी, पीला, बैंगनी और हरा रंग, ये इसके अपवर्तनांक हैं। तो इनमें से कौन सा संबंध सही होगा, तो अभी जो हमने पीछे देखा है डिक्रीजिंग ऑर्डर विबग्योर का, तो वही हमें यहाँ पर लगाना है। कौन कौन सा कलर है, पीला है यानी कि येलो कलर है, बैंगनी है, वॉयलेट कलर हो गया और ग्रीन कलर है। तो सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होगा, वॉयलेट का, तो क्या हो जाएगा, म्यू वी। उसके बाद किसका है, ग्रीन कलर का, म्यू जी, और लास्ट में कौन सा हो जाएगा, म्यू वाई। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, व्हेन ब्लू एंड ऑरेंज लाइट्स विच आर पैरेलल टू ईच अदर आर पास्ड थ्रू ए प्रिज्म, देन, जब नीली और नारंगी रोशनी को हम एक दूसरे के समानांतर गुजारते हैं प्रिज्म से, तो इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा।
ऑप्शन फर्स्ट है ब्लू रे विल बेंड मोर, नीली रेखा अधिक मुड़ेगी। अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था कि जो विचलन कोण होता है, डेविएशन कोण, विचलन कोण तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सही है, यही बात हमने देखी थी एक क्वेश्चन में। तो वही चीज हमें यहाँ पर फॉलो करनी है। इसमें कौन कौन से कलर दिए हैं, एक तो दिया है ब्लू कलर, एक दिया है ऑरेंज कलर। तो इसमें जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसका डेविएशन ज्यादा होगा। तो ब्लू और ऑरेंज में से जो ब्लू कलर है उसकी वेवलेंथ कम होती है, और तो ब्लू कलर की जब वेवलेंथ कम है तो उसका विचलन कोण क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जो ब्लू रे होगी वो हमारी ज्यादा बेंड होगी, तो नीली रेखा क्या होगी, अधिक मुड़ेगी। नेक्स्ट है व्हेन ब्लू लाइट एंड रेड लाइट आर मिक्स्ड इन इक्वल अमाउंट्स दे विल प्रोड्यूस लाइट ऑफ कलर। जब नीली और लाल रोशनी समान मात्रा में मिश्रित होती है तो वे किस प्रकार की रोशनी उत्पन्न करेंगे। जब नीला और लाल कलर मिलाया जाएगा तो उस कंडीशन में बनेगा मेजेंटा कलर। कौन सा बनता है, मेजेंटा। तो नीली और लाल रंग की रोशनी होगी तो उनके मिश्रण से हमें मेजेंटा रंग की रोशनी दिखाई देगी। नेक्स्ट है विच कैन डिवाइड द सन्स लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। कौन सूर्य की रोशनी को इसके घटक रंगों में विभाजित कर सकता है। फर्स्ट दिया है रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। तो अपवर्तन में जो है प्रकाश 7 घटकों में विभाजित नहीं होता और ना ही परावर्तन में होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें प्रिज्म, क्योंकि प्रिज्म से जब सूर्य की रोशनी निकलती है बाहर तो वो उसके कंपोनेंट्स में टूट जाएगी। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रिज्म। नेक्स्ट, व्हाट डज ए प्रिज्म डू। प्रिज्म क्या करता है। तो प्रिज्म क्या करता है कि जो लाइट होती है उसको फैलाने का काम करता है। क्या करता है, जब उससे लाइट गुजरेगी तो वो उसको क्या करता है, स्कैटर करता है। अब ऑप्शन ए दे रखा है प्रकाश को परावर्तित करता है, रिफ्लेक्ट्स लाइट नहीं। ऑप्शन बी है ये प्रकाश को पारित होने से रोकता है, पारित होने से नहीं रोकता है, उससे गुजरने के बाद क्या होता है, प्रकाश फैलता है। सी दिया है यह प्रकाश को फैलाता है जो इसके माध्यम से गुजरता है। तो इसमें बिल्कुल सही है सी, इट स्कैटर्स द लाइट पासिंग थ्रू इट। ये जो लाइट इससे पास करेगी उसको क्या करता है, ये फैला देगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द टू कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम फॉर्म्स द एक्सट्रीम्स। स्पेक्ट्रम के दो रंगों में से कौन से रंग सबसे दूर हैं। कौन से रंग सबसे दूर होंगे, जो कि किनारे पर हैं। और किनारे पर कौन से होते हैं, विबग्योर। कौन सा हो जाएगा, विबग्योर। वी और आर जो है वो सबसे दूर हैं, यानी कि बैंगनी और लाल रंग सबसे दूर होते हैं। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच कलर डेविएट्स द लीस्ट व्हेन लाइट पासिस थ्रू ए प्रिज्म। कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है जब प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है। तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होगा, जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा है। और सबसे तरंग दैर्ध्य अधिक होती है लाल कलर की। किसकी होती है, लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है। और ऑप्शन में हमें लाल रंग दिया भी है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ए इज फॉर्म्ड व्हेन ईच कलर ऑफ द व्हाइट लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन द प्रिज्म एट ए डिफरेंट एंगल। क्या बनेगा जब सफेद प्रकाश का प्रत्येक रंग प्रिज्म में अलग अलग कोण पर अपवर्तित होता है। तो प्रिज्म से अलग अलग कोण पर जब प्रकाश अपवर्तित होगा तो उससे हमें एक स्पेक्ट्रम मिलता है। क्या मिलता है, स्पेक्ट्रम। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्टेन ए स्पेक्ट्रम बाय पासिंग लाइट थ्रू ए प्रिज्म। प्रकाश को प्रिज्म से गुजारकर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। यानी कि किसने ऐसा देखा कि यदि प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरेगा तो वो अलग अलग 7 रंगों में विभाजित होकर एक स्पेक्ट्रम बनाता है। तो ये बताने वाले पहले साइंटिस्ट थे आइजैक न्यूटन। कौन थे, आइजैक न्यूटन। नेक्स्ट है रेनबो इज फॉर्म्ड बाय ड्रॉप्स ऑफ वाटर। जल की बूंदों से किसके द्वारा इंद्रधनुष बनेगा। तो जल की बूंदों में क्या होता है, अपवर्तन होगा यानी कि रिफ्रैक्शन होगा, परावर्तन होगा, रिफ्लेक्शन होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसके अलावा क्या होगा, डिस्पर्शन होगा। क्या होगा, वर्ण विक्षेपण। हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण। तो ऑप्शन में हमें दे रखा है प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन। सी में दिया है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो ये वाला ऑप्शन जो है इसमें हो जाएगा सी। इसमें हमें 2 कंपोनेंट दे रखे हैं, रिफ्लेक्शन और जो रिफ्रैक्शन। तो इसमें हो जाएगा आंसर सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट हैज द हाईएस्ट वेवलेंथ। निम्नलिखित में से कौन सा सफेद प्रकाश का रंग सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य वाला है। तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, लाल कलर की। तो इसमें हो जाएगा रेड। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है व्हेन व्हाइट लाइट विच इज ए मिक्सचर ऑफ 7 कलर पासेस थ्रू ए प्रिज्म व्हाई इज इट डिस्पर्स्ड। जब सफेद प्रकाश को, जो कि 7 रंगों का मिश्रण है,
उसको हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो उसका परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण क्यों होता है, उसका डिस्पर्शन क्यों होता है? उसका डिस्पर्शन इसलिए होता है कि जो सफ़ेद प्रकाश के 7 घटक हैं हमारे पास, वो सब अलग-अलग गति से उसमें से गुज़रते हैं। उनकी स्पीड क्या होती है, सबकी अलग-अलग होगी उसको पास करने की। इसकी वजह से हमें वहाँ पर डिस्पर्शन दिखाई देता है। अब फर्स्ट ऑप्शन इसमें दिया है सफ़ेद प्रकाश प्रिज्म के माध्यम से 7 रंगों का उत्सर्जन करता है। तो 7 रंगों का उत्सर्जन नहीं करता है, उसके कंपोनेंट होते हैं वो, उनका मिश्रण है वो। तो ऑप्शन ए नहीं होगा। बी दिया है सफ़ेद प्रकाश के 7 रंग काँच के प्रिज्म से अलग-अलग गति से गुजरते हैं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी कि जो 7 कलर हैं व्हाइट लाइट के, वो क्या करते हैं ग्लास प्रिज्म में से डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से वो पास ऑन करते हैं। तो इसमें हो जाएगा आंसर बी।